पे जो काम करने वाली औरतें आती हैं वो भी 2-2.5 हज़ार महीने का वैसे ही ले जाती हैं। आप इतना तो बचाओ घर पे बैठ के, वहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किस बात की, किस बेसिस पे यहाँ के डिस्क्रिमिनेशन? यूथ को समझा नहीं जाता है। यहाँ के नौजवान देखिए 13 सालों से हम डिफरेंट जगहों पर अपने डिमांड्स रख के आ रहे हैं कि हमारे मसले को हल कीजिए। खुदा हम भी इसी रियासत जम्मू कश्मीर के होते, चाहे कोई जम्मू रीजॉइन किया तो उस टाइम मेरा बेबी 5 डेज का था। 5 डेज का? 5 डेज का। जस्ट मुझे हॉस्पिटल से सिजेरियन में छुट्टी हुई थी, तो उस वक्त ये बोल रहे कि आपको तो छुट्टी है ही नहीं। होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाए। हमारा भविष्य तो खत्म हो गया, ये तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जो भी हमारा भविष्य उन्होंने खत्म किया, हमारे टांगे तो उन्हें काटी, लेकिन हम चाहते थे अब हमारे बच्चों का भविष्य को थोड़ा बहुत सुधर जाए। आप डीसी ऑफिस में लगी हैं, वहाँ पे ये नहीं है भैया डीसी मैडम या डीसी सर जो भी हो, आप इतने अधिकारों की बात करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आप इतने अधिकारों की बात करती हैं, क्या मेरे अधिकार इक्वल वर्क इक्वल पे की बात आपको नज़र नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है? हम कर बच्चे, चाहे हमारे बहनों के बच्चे या हमारे बच्चे, आप मुझे बताएं जब हमारी सैलरी अभी 2500 ये लोग दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह पाल पाएंगे? क्या उनका भविष्य खराब नहीं हो जाता है? क्या हम मजबूर नहीं हो जाएंगे उनको इन स्कूलों से उठा के किसी ढाबे पे काम करने के लिए लगवाने के लिए? क्या हम मजबूर नहीं हो जाएंगे उनको वहां से उठा के किसी मैकेनिक शॉप में? क्या नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूँ रतीश शर्मा। 83 रुपीज़ पर डे में ये वही लोग हैं जो आपको ट्रैफिक में भी काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाते हुए भी नजर आएंगे। ये वही लोग हैं जो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि 14 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर ये लोग 83 रुपये पर डे में काम करते हुए नजर आएंगे। क्या कभी किसी ने अनुमान लगाया था? अगर नहीं लगाया था तो लगा लीजिए। अब ये भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर अपना प्रदर्शन दायर करने पहुंच गए हैं। इनका प्रदर्शन चल रहा है। आज हम भी आए हैं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि इनका मसला थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था, पर अब सवालिया निशान ये है कि उसके बाद हमने दिलीप जी जो यहाँ पर एमपी आए थे उनसे भी बातचीत की, तरुण चुग आए उनसे भी बातचीत की, सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी बात सुनने की समझने की कोशिश सब कर रहे थे, पर आखिरकार क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं शब्द आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक कहीं ना कहीं एक मुकद्दर बन के रह गया है कि यहाँ पर कहीं भी जाएंगे जी कुछ नहीं हुआ जी, फाइल नहीं हिली जी, कोई बात करेगा नहीं हुई जी। अब यही हो रहा है, मतलब नहीं शब्द जो है, नेगेटिविटी जो है वो अब जम्मू कश्मीर के युवाओं में ऐसी जा रही है कि परेशानियां लगभग बढ़ती ही जा रही हैं। अब इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या बना, कहाँ हुआ, कहाँ तक पहुँचे। भैया हर कोई तो स्पोक्स पर्सन जो भी हो, हर कोई बीजेपी का वर्कर हो, लीडर हो, आपकी बात को रखता हुआ आता है, एडवोकेट बनता हुआ आता है। तो अब क्या है कि अभी तक कोई बात आगे तक पहुँचा ही नहीं पाया। इतने तो एडवोकेट बना दिए, इतने तो लोग बन गए, अभी तक 83 रुपीज़ को कोई 1 रुपये भी ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया। क्या वजह, क्या कारण? मुझे लगता है वकील ज़्यादा हैं, जज कम हो गए हैं जो फैसला नहीं दे पा रहे। इसीलिए जजों से हमने अपील की है कि युवाओं के लिए सुनिए और ये तारीख पे तारीख डालना बंद कीजिए, अब इंसाफ दे दीजिए। हम ये कहना ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मतलब मूवीज़ ज़्यादा देखनी इन्होंने शुरू कर दी हैं, चाहे पुरानी चाहे नई। उसमें से गाना भी था कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अगर तारीख पे तारीख वाला सनी देओल का डायलॉग इनको याद है तो वो गाना याद नहीं आता। देखिए गाना ही तो वही तो याद कराने हम यहाँ आए हैं कि अब वादा किया है, वादे से मुकरने नहीं देंगे, वादे को निभाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं वादे पे वादे होते आए। 6 महीने पहले भी वादा हुआ, अब फिर वादा होगा। अब वो वादा नहीं चलना पड़ेगा, अब वादे को निभाने का टाइम आ गया, हम ये कहना चाहते हैं। तो आप जो हमारे वकील बने हैं वो जज साहब के पास जाइए और इस अपील को फिर से अपील कीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा युवा है वो रोडों पे है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो सारी बैकबोनें यहाँ लेटी हुई हैं इस कड़कती ठंड में। अब उस बैकबोन को सहारा दे दीजिए, वरना ये कमर टूट जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे आ जाएगी। अगर आप जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो युवाओं को अपने साथ ले लीजिए और युवाओं का फ्यूचर के बारे में सोचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जिनको लगाया है उनको संभाल नहीं पा रहे, तो बाकी क्या उम्मीद रखेंगे आप? जम्मू कश्मीर का जो युवा है उनको किस ओर लेना चाहते हैं?
क्योंकि युवा ही है ना यहाँ पे जो जितना है। यहाँ बेटी पढ़ाओ का भी नारा है, बेटियाँ आपके सामने हैं। अब तो बेटियाँ अपनी बेटियों को भी लेके आ गई हैं कि बेटियों देख ले लो, हमारा ये हाल हो रहा है, आपका भी ये होना पड़ेगा, हो जाएगा। इसीलिए अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा। दिल्ली में बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और बाकी भी जो लोग हैं उनको समझना होगा कि युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ताकि हम युवाओं को लेके जम्मू कश्मीर का और भारत को तरक्की की तरफ ले पाएँ। क्या इस तरीके से हम बाकियों से जीत पाएंगे? जहां युवा को जब तक स्ट्रांग मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। हम अपना देश मजबूत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, मगर हम सिर्फ इतनी सी गुजारिश करते हैं एलजी साहब से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक सहारा आप भी दे दीजिए इन युवाओं को। जब वो बोलते हैं कि जितने भी युवा हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं, पहले मैं यही पूछूंगी कि आपकी रीढ़, उनके अनुसार कितनी रीढ़ की हड्डियां हैं, यानी कि एनवाईसी में कितने लोग हैं अभी? लगभग 5,500 रीढ़ की हड्डियां हैं और जो टूटने की कगार पे हैं, क्योंकि जब कमर ही टूट जाएगी तो ये रीढ़ की हड्डियां जब टूट गई तो ये किसी काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि काम तो आप ले रहे हैं, अप्रिशिएट भी आप कर रहे हैं, मगर अप्रिशिएट से पेट नहीं बढ़ता, ये इनको सोचना होगा। अप्रिसिएशन से और काम हम पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम अपने जम्मू कश्मीर और भारत को आगे लेके जाएं तरक्की पे। और सुपर पावर पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए और इंडिया भी होना चाहिए, हमारी कंट्री पहले नंबर पे। मगर युवाओं को साथ लेके उनको जब तक आप हौसला नहीं देंगे, उनके पेट के लिए नहीं सोचेंगे या उनके बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो हैं वो अपने फैमिली के ब्रेड अर्नर्स हैं। जब ब्रेड अर्नर्स का ये हाल होगा, जब दिमाग में ये चल रहा होगा कि शाम को बेटे के लिए किताबें कहाँ से लेनी है, बेटियां सोचेंगी कि मैं अपनी बेटियों का फ्यूचर क्या देख पाऊंगी, तो आप क्या सोचेंगे कि वो युवा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आप देखिए बाकी भी जो युवा है वो देख रहा है कि हम जिनको लगाया हुआ है वो कोई 2,500 पे, कोई 3,000 पे, कोई 5,000 से। हम ये कहना चाहते हैं कि 2,500 और 5,000 वाला सिस्टम बंद करना चाहिए। एक हैंडसम सैलरी होनी चाहिए जिससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाए, फैमिली के लिए भी कुछ कर पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाए और काम भी और ज़्यादा कर पाए। आप कहाँ के हैं? मैं उधमपुर से हूँ। उधमपुर के। आप कहाँ के हैं? जी, मेरा नाम दानिश नज़ीर है और मैं बड़गाम जम्मू कश्मीर से हूँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर रोक के फिर पहले कुछ बात करके फिर इनके पास वापस आती हूँ। कहते हैं कि भैया जम्मू को ज़्यादा मिल गया, कश्मीर वालों को कुछ नहीं मिला। कोई कहते हैं भैया कश्मीर को सब कुछ मिल गया, जम्मू वालों को कुछ नहीं मिला। आज देख लीजिए, जम्मू भी यहाँ, कश्मीर भी यहाँ, दोनों ही सड़कों पर हैं, तो किसको कहाँ क्या मिला, पहले आप ज़रा ये बताइएगा। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कितनी देर से काम कर रहे हैं? देखिए मैम, मुझे डिप्लॉय किया गया यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में, जहाँ पर देयर इज़ नो PL फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर, वेयर देयर इज़ नो PM फिजिकल एजुकेशन मास्टर, वेयर देयर इज़ नो PET फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड वेयर देयर इज़ नो RK टीचर। हायर सेकेंडरी स्ट्रेंथ मोर देन 500 है और मुझे वहाँ पे लगाया गया फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैं प्राउड के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2022 सेशन में मेरे बच्चे इतने सिलेक्ट हो गए, अभी भी 3 बच्चियाँ जम्मू के लिए सिलेक्ट हो गई है और मैं वहाँ पे अकेला फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर की काम भी कर रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन मास्टर का काम भी कर रहा हूँ और फिजिकल एजुकेशन टीचर और हायर सेकेंडरी का नाम भी मैं बोल रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उटलीगाम बड़गाम, वहाँ पे मुझे लगाया गया। और उसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब 2020 और 21 में कोविड था, कोविड के कारण कश्मीर में स्कूल बंद थे, तो मैंने देखा +2 वालों के लिए एक सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उस सब्जेक्ट में PG किया हुआ था, तो मैंने यहाँ से ही ऑफर किया कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। मैंने 2 साल ऑनलाइन क्लास, वो स्क्रीनशॉट्स में आपको लाइव इसके बैद दिखा दूंगा मैंने, और आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। रिजल्ट पता है क्या निकला उस साल 12th का? एक 96 और 97 इन 2 सालों का रिजल्ट। अगर हम इतना यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, आपने क्या पढ़ाया सब्जेक्ट? मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था एजुकेशन, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हम इतना यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यूथ एंड स्पोर्ट्स में, कुछ लोग तो एजुकेशन में एज ए टीचर काम कर रहे हैं, वो टीच कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th। इसके अलावा ट्रैफिक में हमारे जितने भी NYC साथी एज ए ट्रैफिक कॉप काम कर रहे हैं। इसके अलावा रेवेन्यू में हमारे जितने भी साथी वो एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, और हेल्थ में हमारे जितने भी भाई और बहनें वो प्रोफेशनल है, उनके पास डिग्री है, चाहे उनके पास पैरामेडिकल डिग्री है और उसी पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ उस नज़रिए से नहीं देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे संविधान में एक टर्म है
दैट्स ऑल राइट। उसमें लिखा हो कि जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, आइदर इट इज आवर प्राइम मिनिस्टर, आइदर इट इज आवर प्रेसिडेंट, आइदर इट इज आवर LG, आइदर इट इज आवर चीफ सेक्रेटरी, आइदर यू मीडिया पर्सन आर मी, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। बट यहाँ पे आपको मैं बताऊं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगर किस बात की, किस बेसिस पे यहाँ के डिस्क्रिमिनेशन? यूथ को समझा नहीं जाता है। यहाँ के नौजवान देखिए 13 सालों से हम डिफरेंट जगहों पर अपने डिमांड्स रख के आ रहे हैं कि हमारे मसले को हल कीजिए। खुदारा हम भी इसी रियासत जम्मू कश्मीर के यूथ है, चाहे कोई जम्मू का यूथ है चाहे कोई कश्मीर का यूथ है, दोनों इसी रियासत जम्मू कश्मीर की यूथ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा यूथ आपको कहाँ मिले जहाँ पर आपको नेशनल इंटीग्रेशन मिले। मैं मुस्लिम, ये हमारी बहन हिंदू, ये हमारा भाई सिख, यहाँ पर सब एक ही बैनर के तले। आपको तो यही यूथ चाहिए ना इस रियासत जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में, जिस यूथ में ये फतूर ना हो कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये सिख है, ये ईसाई, हम एक जैसे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बेल रखना। हिंदी है हम हिंदुस्तान, हम हिंदी है हम और हिंदुस्तान वतन हम उसी कंसेप्ट को दिमाग में लेते हुए यहाँ पे आए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में खजल कर रहे हैं जैसे कि हम इस देश के वासी नहीं है, जैसे कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं। आप मुझे मैम बताइए, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँ, 2023 में हमें 2500 दिया जाता है और हर एक का ये मानना होता है आज के ज़माने 2500 में तो 1100 का तो सिलेंडर ही आ जाता है ना, तो खाना भी है ना, क्या करते हैं आप लोग? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर किसी का यही होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाए। हमारा भविष्य तो खत्म हो गया, ये तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जो भी हमारा भविष्य उन्होंने खत्म किया, हमारे टांगे तो उन्हें काटी, लेकिन हम चाहते थे अब हमारे बच्चों का भविष्य को थोड़ा बहुत सुधर जाए। एक टर्म हमारी संविधान में आती है अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, उसमें लिखा गया था कि यू हैव टू राइज योर वॉइस अगेंस्ट इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट इज फंडामेंटल राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड सेकंड वन इज फंडामेंटल। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज दैट, मतलब जैसे राइट टू वोट, आई हैव टू राइट आइदर आई कास्ट माय वोट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी और नॉट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट फंडामेंटल राइट इज समथिंग डिफरेंट दैट इज कंपल्सरी राइट and it's about fundamental right to raise our voice against exploitation. First thing is that we called what we called it human trafficking. Second thing is that child labor, and third thing is that forcing labor. आप ह्यूमन टैरिफ को छोड़ो, मैं चाइल्ड लेबर को टच करना चाहता हूँ। हम खुद चाइल्ड नहीं है, अभी हम चाइल्ड लेबर नहीं बन सकते। अगर हम लेबर भी बन जाएंगे तो हम एडल्ट लेबर बन। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ तक पढ़ रहे होंगे हमारे बच्चे, चाहे हमारे बहनों के बच्चे या हमारे बच्चे। आप मुझे बताएं, जब हमारी सैलरी अभी 2500 ये लोग दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह पाल पाएंगे? क्या उनका भविष्य खराब नहीं हो जाता है? क्या हम मजबूर नहीं हो जाएंगे उनको इन स्कूलों से उठा के किसी ढाबे पे काम करने के लिए लगवाने के लिए? क्या हम मजबूर नहीं हो जाएंगे उनको वहां से उठा के किसी मैकेनिक शॉप में? क्या हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे होंगे? आज दिवाली है, आज दिवाली के दिन हमें तो कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन मुझे कोई अपने माता पिता कोई गिफ्ट दे। आज ईद है, ईद के दिन भी हमारे बच्चों के पैरों में जूते नहीं होते, ओनली बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ के यूथ को नहीं समझ रहे। दिवाली हो हमें दिवाली नहीं होते, बैसाखी हो हमें बैसाखी नहीं होते, ईद हो हमें ईद, क्योंकि जब हमारा जेब ही खा लिए हम करें तो क्या करें? हम तो जलील, हमें तो इन्होंने खजल किया, जलील किया। हम ये यहाँ के यूथ को समझ नहीं पा रहे। यहाँ का यूथ क्या चाहता है? अरे मेरी बहन, हम चाहते हैं कि हम यहाँ अमन के साथ रहे, हम अमन के पुजारी हैं, हम पीस को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन ये खुद ब खुद हमें रोडों पे ला रहे हैं। आप मुझे बोले मेरे पीछे मेरी माता है, मेरा पापा है, दोनों एलाएंगे, अल्लाह पाक की कसम दोनों बीमार है। माँ पिछले 13 सालों से बिस्तर पे सोई हुई है। हम करें उसकी उम्मीद है मेरा बेटा कल परमिट होकर मेरा अच्छा उपचार करेगा, लेकिन उसको क्या पता कि मेरा बेटा इस वक्त जम्मू में सड़क पे सो रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड में सड़क पे सो रहा है। इसके लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर किया। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ मैम, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 30 से बहुत वादे किए गए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले में ऐलान करके कहा था कि अब वो वक्त आ गया, मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करूंगा। दिल की दूरी उसने जम्मू कश्मीर लोगों को कहा और दिल्ली की दूरी मरकजी हुकूमत। क्या इन चीज़ों से दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर हो जाएगी? हमारी बहन अपने बच्चे को घर में छोड़ के यहाँ पर आ रही है और अपने इंसाफ की पुकार लगा रही है। इसको पता है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, एज, व्हाटसोएवर। इसी संविधान के तहत हम यहाँ आ रहे हैं, हम संविधान को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। और मैंने पहले भी बोला, हम पीस के पुजारी है, हम पीस को
पूछते। आप मुझे बताएं, अगर उसको रैली दिल की दूरी और दिल की दूरी दूर कर दे तो इनको समझना चाहिए आज करके 83 रुपीज़ में क्या आएगा। आप मुझे बोलिए एक वक्त का खाना भी हमें 83 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। अगर हम दाल चावल खाएंगे ना, उसमें भी आज 100 रुपये देना पड़ता है। दाल चावल में 100 रुपये, खाली दाल चावल में 100 रुपये देना पड़ता है, वो भी हम किसी बाहर वाले ढाबे पे खाएंगे। तो इनको ये दिखाई क्यों नहीं दे रही? वक्तन फ़ौक्तन उन्हें हमारे साथ बहुत सारे वादे किए। हम यहाँ के यूथ को समझेंगे, यहाँ यूथ के जो हील हुए उनको टच करेंगे, उन पे मरहम करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ये यहाँ के यूथ के हील्स पे टच नहीं बल्कि मिर्ची छिड़क रहे हैं। ये मिर्ची छिड़क रहे हैं। अब कहीं इन्होंने, क्योंकि लगातार महिलाओं की बात की, महिलाओं से बात करते, कोई भी महिला यहाँ पर आ जाए जो भी आपको बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को आप घर पर छोड़कर आ रही हैं। इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं इनकी बात करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत बड़े बड़े नारे, दावे, वादे सब कुछ हुए। क्या आप पढ़ पाई? पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, प्लीज़ रिपीट। आप पढ़ पाई? क्या आपने खुद पढ़ाई की है? हाँ, मैं PG BEd हूँ। PG BEd है। आप अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं अभी अनमैरिड हूँ, लेकिन ये जो लेडीज़ हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हैं, ये NYCs हैं, ये मैरिड हैं, इनके एक दो बच्चे हैं। लेकिन इनसे भी मैंने बहुत पूछा तो ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, तो एक पेंसिल ही आज 5 रुपए की आती है, तो दिन का खर्चा ही बच्चे का 40 रुपये तक चला जाता है, 40-50 रुपये चला जाता है। ये तो हमारी सैलरी जो है ये सैलरी नहीं है, ये एक टाइप का पॉकेट मनी हमें दिया जा रहा है। वो भी कम है, पॉकेट मनी से भी कम है ये बिल्कुल। हम इतने से में क्या कर सकते हैं? कोई भी इतनी सी सैलरी में अपनी फैमिली को नहीं चला सकता है। इस टाइम पे हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये पिछले 12 सालों से ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम हर बार प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस बार जो हम लास्ट टाइम मई में उठे थे, इन्हीं के आश्वासन से उठे थे। रैना साहब ने हमें बोला था कि आपके एडल्ट्स के लिए, हम युवा के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, और हमारी पार्टी हमेशा करती है। लेकिन आज आप दोबारा देख रहे हैं 6 मंथ्स के बाद हम फिर से मजबूर हो गए हैं प्रोटेस्ट के लिए, जब इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी हमारे देश में है, हमारा फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी है इस देश में, राइट टू इक्वलिटी है, तो हमें इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क क्यों नहीं मिल रहा है? जब हम परमानेंट एम्प्लॉयज़ के जितना काम कर रहे हैं, हमें एक हैंडसम सैलरी दी जानी चाहिए, और हमें एक परमानेंट कंक्रीट रिटर्न जॉब पॉलिसी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से इस टाइम पे। मैं आपके पास आती हूँ। उन्होंने कहा कि आप मैरिड हैं, क्योंकि ये अनमैरिड थी, आप मैरिड हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चों को जिस तरह से परवरिश देनी चाहिए एक माँ को, एक वो माँ जो काम भी करती है, उस माँ को, क्या आपको लग रहा है कि आप वो दे पा रही हैं उनको उस तरह का दूध? क्योंकि आप एक वर्किंग वूमेन है, वर्किंग वूमेन अपने बच्चों को आराम से खिला पिला सकती है। आप खिला पिला रही हैं, पढ़ा पा रही हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपकी भी बेटी होगी। क्या खुद पढ़ने के बाद आप उनको पढ़ा पा रही हैं? उनको कहाँ पढ़ाना है? अगर हमारे बच्चे इन केस कभी बीमार हो जाते हैं तो हमें जब स्कूल से लीव लेनी होती है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आपकी लीव तो है ही नहीं है, तो आप जैसे जैसे स्कूल में आना है, हमें लीव नहीं है। इन केस बड़ी सारी मदर्स हैं जो बेचारे बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मेरी जॉब यहाँ पे फिर से रीजॉइन किया तो उस टाइम मेरा बेबी 5 डेज़ का था। 5 डेज़ का जस्ट मुझे हॉस्पिटल से सिजेरियन में छुट्टी हुई थी, तो उस वक्त ये बोलते कि आपको तो छुट्टी है ही नहीं है, आपको अलो ही नहीं है। उस टाइम हम इतने छोटे से, ये तो अधिकार है उस महिला का, जिसको भी बेबी हो तो उसको छुट्टी मिलती है। हमें छुट्टी नहीं थी। जब ऑफिस में गए तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आपके लिए तो कोई लीव है ही नहीं है। उस टाइम जस्ट स्टार्ट था तो आपके लिए तो लीव है ही नहीं है। उस वजह से सोचो हमने उस कंडीशन में हमने कैसे अपने आप को किया होगा। इतने छोटे से बच्चे को हम छोड़ के जाते हैं। अब कईयों के पास तो घर में है संभालने वाले, अब कई तो ऐसे जिनके पास घर में संभालने के लिए कोई भी नहीं है, वो अपने बच्चों को मोहल्ले में छोड़ के आ रहा है, जो रिलेटिव्स के। और आजकल आपको पता है कि कैसा टाइम है, हम क्या अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ सकते हैं? इतना गंदा टाइम है इस टाइम। लेकिन फिर भी हमने उस टाइम में हमने वो सब किया कि हम गए इतने छोटे से बच्चे को छोड़ के, फिर हमने इसी उम्मीद पे कि शायद हमारा चलो। आप कहाँ पर काम करती हैं और मतलब किस डिपार्टमेंट में काम? मैं स्कूल में काम करती हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे एज ए टीचर वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो बाकी टीचर्स को है वहाँ पे सब कुछ है, लीव भी है उनको, मैटरनिटी लीव है, हर चीज़ है उनको। किस एरिया में? उधमपुर शक्ति नगर में स्कूल में लगी हूँ मैं। हाँ, तो वहाँ पे हर टीचर मतलब कि उनको जब छुट्टी लेते हैं तो उनको कोई एक्सक्यूज नहीं उनसे चाहिए कि आपको लेनी है तो हाँ ठीक है। लेकिन जब हमें जब छुट्टी के लिए होती है तो आपकी है ही नहीं है। अगर हमारे घर में हमारे बच्चे बीमार तक दिए लेकिन हमें वहाँ पे छुट्टी अलो नहीं है। कितना बुरा लगता है कि एक टीचर वही सब सेम अधिकार ले रही है, और वहीं पर मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, वही सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, पर
मेरे को वो अधिकार नहीं है। अधिकार हमें नहीं है। और जब ये चीज़ होती है तो हमें उस टाइम देखा है, देखो हम पढ़े लिखे, जब इतने पढ़े लिखने के बावजूद हमारी ये कंडीशन है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे घर में उनको ऐसे ही छोड़ के आते हैं, वो भी कहते हैं मम्मा आप छुट्टी मारो ना, आज मेरे को इतना फीवर है आप छुट्टी लो। लेकिन जब हम उनको क्या समझाएं कि उनकी हमारी क्या मजबूरी है कि हमें छुट्टी नहीं मिल सकती है, और उस कंडीशन में हमारे लिए काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसी होप पे हम कर रहे हैं कि चलो हमारा आज ना कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसी वजह से हमने पहले 6 महीने पहले आपने देखा कि हमने जून में यहाँ पे इतनी जब गर्मी थी, सारे लोग एसी से बाहर ही निकले थे, हमने यहाँ पे आके प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब इन्होंने यही आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आप देखो आज फिर जनवरी में हमें 6 महीने बाद फिर से हम बैठ रहे हैं। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया और किया कुछ भी नहीं है। एक बात मैं कहूँगी, फॉरेन में ये एक बात सामने आई है कि जब भी एक लड़की को पीरियड्स होते हैं उस पीरियड्स में भी उन बच्चों को छुट्टियाँ, लड़कियों को छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द होता है ये हार्ट अटैक के दर्द के मुताबिक ही या उसके आसपास ही दर्द होता है, तो लड़कियों को छुट्टी मिलनी चाहिए। सोचिए ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ पर एक लेडी ने 21 हड्डियाँ टूटने का दर्द बर्दाश्त किया होगा, एक बच्चे को जन्म दिया होगा और उसका मटर्निटी लीव तक नहीं है। क्या आपने कभी यह अनुमान लगाया जहाँ पे फॉरेन में पीरियड्स पे लीव मिलने की कोशिश हो रही है कि महिलाओं को उतनी तवज्जो दी जाए, आज हम लोग वहाँ पर हैं कि एक तो 83 रुपये ले रहे हैं पर डे, पर इसके साथ साथ में मटर्निटी लीव भी नहीं हमारी महिलाओं को मिल रही है। सोचिए कभी ये सोचा था, ये आगे कभी सोचा था? चलिए आप यहाँ पर आइए, मैं आपसे सवाल यही रखूँगी, जब अलग अलग योजनाएं आई आपके लिए एक योजना आई कि उज्ज्वला योजना जिसमें आपको सिलेंडर मिलने थे, सिलेंडर आज 1150 रुपये का हो गया है, अब तो दोबारा रिफिल नहीं किया गया होगा, तो अब 1150 रुपये का आप सिलेंडर फिल कर रही हैं या उसी रुपए में अपना घर चला रही हैं? मैम उसी रुपए में घर भी चला रहे हैं, सब कुछ देखना पड़ रहा है हमें, कहीं चूल्हे तक जलाना पड़ते हैं, क्या करें, सिलेंडर इतना महंगा है वो तो हम ले नहीं सकते हैं, इतनी मुश्किल है, इतनी मतलब 2500 से आप खुद सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं 2500 से कुछ नहीं बनता है हमारा, कुछ नहीं बना। 83 रुपीज़ हमारा दिन का हमें मिलता है, लेकिन इस सरकार को टस से मस नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रही है ये हमारे लिए। आप खुद सोच सकते हो कि इन्होंने हमें जून के महीने में हम कड़कती धूप जब इधर आए थे तो इन्होंने हमें फुल आश्वासन दिया था कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका सैलरी नहास या उसके बाद आपकी जॉब पॉलिसी हो जाएगी, लेकिन हमें आज क्यों जाना पड़ा फिर से इधर? इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, हम यही सोचते रहे कि आज निकल ये कर देंगे, बट इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। 2010 में हम लगे थे तब भी हम 2500 थे, अब 2023 है तब भी हम 2500। सरकारें आ गई, अब क्या सरकारों को ऐसा, आपको क्या लगता है कि अपनी तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए कि सरकारों को आपकी बात सुनाई दे पाए? करना चाहिए। 2018 में इन्होंने हमें रीजॉइन किया, अगर रीजॉइन इन्होंने किया तो इनका हक बनता है कि हमें कम से कम बेसिक तो दें। पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी 2500 नहीं ले रहा होगा, कहीं नहीं कोई ले रहा है, सिर्फ एक हमारे जम्मू कश्मीर के युवा, पढ़े लिखे युवा हैं हमारे, कोई ये नहीं कोई अनपढ़ लगे हुए हैं, मैरिटोरियल लगे हुए हैं, सबके इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुआ है, लेकिन सैलरी इनको क्या मिल रही है? 2500। आप क्या करती हैं? मैं डीसी ऑफिस में लगी हूँ, रिसिप्ट डिस्पैच का काम करती हूँ। आप डीसी ऑफिस में लगी हैं, वहाँ पे ये नहीं है भैया डीसी मैडम या डीसी सर जो भी हो, आप इतने अधिकारों की बात करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आप इतने अधिकारों की बात करती हैं, क्या मेरे अधिकार, इक्वल वर्क इक्वल पे की बात आपको नज़र नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है? हम करते हैं, सबको बोलते हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे, पीछे से सरकार को देखना चाहिए ना। ऑफिस वाले तो यही बोलते हैं कि जैसा काम वो कर रहे हैं वैसा काम हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी ज़्यादा है, हमारी 2500 है, जहाँ तक कि हमें छुट्टी तक नहीं है, हमें यही बोला जाता है कि आपकी छुट्टी है ही नहीं है। हमें इतनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन डेली जाना पड़ता है, क्या करें, घर से तो निकलना ही पड़ता है, लेकिन इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमसे, हमें 2500 मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं आपको बुलाऊंगी यहाँ पे, आपसे एक ही सवाल, यही सवाल कि जब घर वाले, ससुराल वाले मोस्टली है ना, एक अलग सी इमेज होती है ससुराल वालों की, आप इधर आ जाइए, ससुराल वालों की एक अलग सी इमेज होती है, वो कहते हैं कि भैया कुछ अच्छा ला रही है तो ठीक है काम पे जा, अगर नहीं तो घर पे बैठ, घर को संभाल। कितनी बार आपने ये सेम लाइन सुनी होगी? ये नहीं मैं आपके घर वालों की बेइज्जती या कुछ ऐसा कर रही हूँ, बट वो होता है कि उनको एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ हमारी बहू भी कुछ कमा रही है, हमको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, या वो अपना ही घर का खर्चा ही निकाल लेगी या अपना खर्चा निकाल लेगी। जब आपको अपना खर्चा नहीं निकल रहा है तो घर वाले या कभी किसी ने बोला हो कि या छड़ ये तो बैठ अपना कर कमा या ट्यूशन पढ़ाई ले, तेरे 2 पैसे बनिया है? मैम ये तो सब बोलते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, हम अपनी बच्चों को आगे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो घर वाले भी यही सोचते हैं कि ऐसी नौकरी से अच्छा आप घर पे बैठो, कम से कम घर का काम तो होगा। इवन कि घर पे जो काम करने वाली औरतें आती हैं वो भी 2-2.5 हज़ार महीने का वैसे ही ले जाती हैं। आप इतना तो बचाओ घर पे बैठ के, वहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ
एक दिन की बात नहीं है, रोज़ की यही होती है। हाँ जी, ऑफिस जा रहे हो आप तो जज की पोस्ट से भी ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हो, क्योंकि डेली 10 बजे जाओगे, 4:30 बजे आओगे, तो इससे ज़्यादा और क्या। रोज़ कंपैरिजन एक देखिए, काम सबका बराबर होता है, पर एक उससे जिसने शायद पढ़ाई ना की हो और उसका कंपैरिजन उससे जो मतलब बहुत अच्छे खासा पढ़ी हो, या ग्रेजुएशन जिसने की हो, या बीएड जिसने की हो, या कोई भी और एजुकेशन ली हो, आप में से पीएचडी होल्डर भी हैं, तो पीएचडी होल्डर के साथ में कंपैरिजन एक काम वाली बाइक का हो, क्या आपको लगता है वो सही है, वो कंपैरिजन सही है? वो तो बिल्कुल, मैं खुद डबल एम में हूँ और मैं इस टाइम क्या कौन सी सिचुएशन में हूँ मुझे खुद का पता नहीं है कि मैं अपने लिए आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या, हमारे बुढ़ापे में हमारा होगा क्या, क्योंकि हम अपने बुढ़ापे को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर हम खुद की सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम पेरेंट्स को कहाँ से सपोर्ट करेंगे। इवन कि अगर हमें अलग से कहीं जाना पड़ेगा ना, 100 बार सोचना पड़ता है कि हम खर्चा करें कि ना करें। हमारी तो गवर्नमेंट से अब यही अपील है कि कुछ ना कुछ हमारा सोचो, क्योंकि 13 साल हो गए हमें अपनी ज़िंदगी के खज्जल किए हुए। तो 13 साल हो गए हैं हमें अपनी ज़िंदगी की खज्जल करते करते। हमारा कंपैरिजन उन लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, काम सबका बराबर है, काम में सब अपनी मेहनत लगाते हैं, पर अगर उस काम का इक्वल वर्क इक्वल पे एक बहुत बड़ा स्लोगन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, अगर वो मिलने शुरू हो जाए तो इसमें गलत क्या है। अगर ये डबल एमए करके यहाँ पर सड़क पर बैठी हैं और अपने घर वालों से ये सुनती हैं, देखिए ना मैं इनके घर वालों को कुछ गलत कह रही हूँ, ये हर एक के घर में आता है। अगर हम भी इस तरह की नौकरी करते होते तो हमारे घर वाले, इवन मैं मैरिड नहीं हूँ बट मेरे घर वाले भी ये बात बोलते हैं कि अगर जितना तू यहाँ से आने जाने का किराया खर्च लेती है, इससे बेटर है घर पे कोई इस तरह का काम करना शुरू कर दे जिसमें तेरा घर से ही खर्चा निकलना शुरू हो जाए। इतना तो आप सोच रहे हैं कि 83 रुपीज़ पर डे। कभी सोचा आप एक दिन सिर्फ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं जम्मू कश्मीर की या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बाबू लोग हैं उन सबसे कहती हूँ, एक दिन 83 रुपीज़ में या एक दिन 166 रुपये में या एक दिन 125 रुपये में निकाल के दिखा दो। अगर आप निकाल के दिखा पाओगे तो भैया जो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं तब तो ठीक, अगर नहीं निकाल सकते ना तो इनके लिए भी वो उस तरह की मुसीबतें ना खड़ी करो। बने रहिए दानकट रत्ती के साथ।